गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा डेमोक्रेसी के ऊपर, और कल हमने विस्तार से डेमोक्रेसी की चर्चा की। उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, इस पर हमारी चर्चा। अब फिर एक प्रश्न मैं पिक कर रहा, क्योंकि आज दो चीजों को मुझे डिस्कस करना है। नंबर वन, हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन। कहेंगे यही तो चर्चा अब तक हो रही थी। तो अब तक व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, इस पर जो डिस्कशन हो रहा था वो लिमिटेड सेंस में हो रहा, लिमिटेड सेंस उसका, लिमिटेड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट उसका था। आज उसी डेमोक्रेसी की चर्चा हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में करेंगे। और ब्रॉडर कंटेक्स्ट में चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से हम एक बिंदु पिक करें, यहां से हम कुछ कोनोटेशन डेवलप करें कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में लोकतंत्र की मजबूती किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, which factors define the strengthening of democracy? प्रश्न है, are we, क्या वास्तव में हम डेमोक्रेटिक हैं? यह प्रश्न अहम है। और जब हम पूछ रहे हैं क्या आर वी रियली डेमोक्रेटिक, क्योंकि अब तक जो हमारी चर्चा आपके साथ हुई है, अपनी उस चर्चा में आप में से किसी ने TRE 3 दिया है? नहीं दिया हो या नहीं दिया हो, TRE 3 का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है बीपीएससी के वेबसाइट पर। नहीं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, विशेष करके पॉलिटिकल साइंस वाला सेक्शन जो है, क्वेश्चन पेपर को देखें, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस पेपर को जाकर के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने शिक्षक होंगे। और ये बात कर रहा हूं क्लास 9th-10th, क्लास 9th-10th वाला जो, तो जब उससे आप गुजरेंगे तब आप महसूस करेंगे कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हमारे जो बीएड डिग्री धारक हैं, बीएड डिग्री धारक हैं, वे उन प्रश्नों के साथ कहां तक न्याय करने की स्थिति में। देखिए, एक चीज जरूर कहूंगा, हमारा जो टारगेट बैच होता, उसका हमारा पर्पस होता है एग्जामिनेशन पास करना। फाउंडेशन बैच का पर्पस एग्जामिनेशन पास करवाना नहीं होता है। फाउंडेशन बैच का पर्पस, प्राइम पर्पस हमारा है थॉट प्रोसेस को डेवलप करना। और जब थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा तो एग्जामिनेशन पास करना तो आसान होगा ही, लेकिन एग्जामिनेशन पास करने के साथ साथ ये चीजें एज ए ह्यूमन बीइंग आपके डेवलपमेंट में सहायक है। तो हमने अब तक जो चर्चा हुई, उस चर्चा में अब तक हमने क्या देखा? अब तक की चर्चा में हमने देखा कि पॉलिटिकली वी आर डेमोक्रेटिक। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो हम लोकतांत्रिक,
और ये बात मैं कर रहा हूं तमाम सीमाओं के बावजूद। In spite of all the limitations, नहीं, अब कहेंगे in spite of all the limitations का मतलब क्या है? In spite of all the limitations का मतलब क्या है? In spite of all the limitations का मतलब यह है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बतलाइए जिसका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बतलाइए जिसका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है? बतलाइए। जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिस पॉलिटिकल पार्टी में होता, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वह डेमोक्रेसी के बेसिक स्पिरिट के अगेंस्ट है, नहीं। और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। और अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो दो एक्सेप्शंस इसके हो सकते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा बीजेपी अपने आप को डेमोक्रेटिक करती है। सवाल यहां पर यह उठता, क्या बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी है? क्या बीजेपी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं करती है? दो प्रश्न, नहीं। लगातार कांग्रेस पर अटैक किया जाता। मेरा प्रश्न है, अभी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा साहब। उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए जो चुनाव हुआ उसमें किसको पराजित किया? उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अमित शाह जी। उन्होंने चुनाव में किसको पराजित किया? बतलाइए। नहीं। और अगर नहीं किया था तो डेमोक्रेटिक कैसे हुआ? अगर नहीं किया था तो डेमोक्रेटिक कैसे हुआ? आज के डेट में पिछले 10 वर्षों के दौरान अगर आप जाकर के देखें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान देखेंगे स्थानीय स्तर के संगठन में स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों से लेकर सर्वोच्च स्तर के पदाधिकारियों तक भाजपा में भी मनोनयन की परिपाटी विकसित होती चली गई है। उसी तरीके से जिस तरह से कांग्रेस में होता है, जिस तरह से राजद में होता है, जिस तरह से जदयू में होता है, जिस तरह से अन्य राजनीतिक दलों में होता है। तो इसका मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है। और जब तक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, जब तक राजनीतिक दल, उनके संगठन, उनकी क्रिया प्रणाली जब तक लोकतांत्रिक नहीं होगी, तो उन राजनीतिक दलों के आधार पर जो दलीय राजनीति होती, वह दलीय राजनीति लोकतंत्र के स्वरूप को जिस तरीके से प्रभावित करती है, उस लोकतंत्र की मजबूती की हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हाउ इट विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? तो राजनीतिक दलों में तो आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। एक अगर लेफ्ट को ले ले, और लेफ्ट के भी अपने लिमिटेशन है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में जाकर के देखिए। तो मेरे कहने का, इसलिए हमने शब्द यूज किया इन स्पाइट ऑफ all the odds, in spite of all the limitations. ठीक है। अब अगर यहां से आगे बढ़े, इस पहलू पर तो हमारी आपके साथ चर्चा हुई। अब सवाल यहां पर यह उभरता है
क्या हमारा समाज लोकतांत्रिक है? और यह जो प्रश्न मैं पूछ रहा, यह सोशल कल्चरल माइंडसेट के कंटेक्स्ट में, यह जो मैं प्रश्न पूछ रहा, क्या हमारा परिवार लोकतांत्रिक है? तीसरा प्रश्न है, हमारे संबंध लोकतांत्रिक हैं? और चौथा प्रश्न जो उभर कर आता, क्या हम लोकतांत्रिक हैं? और इन तमाम प्रश्नों के उत्तर किसके कंटेक्स्ट में तलाशे जाने चाहिए? नहीं, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर दो कंटेक्स्ट में हम तलाशने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग। स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग। बातें ये समझ में आ रही है या नहीं? अब मैं प्रश्न पिक करता, क्या हमारे समाज का ढांचा लोकतांत्रिक है? हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वेदर इट इज फ्यूडल और डेमोक्रेटिक, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो फ्यूडल पैट्रियार्कल माइंडसेट को जरूर ध्यान में रखें, पितृसत्तात्मक सोच को जरूर ध्यान में रखें। और फ्यूडल पैट्रियार्कल माइंडसेट को ही ध्यान में ना रखें, बल्कि फ्यूडल सोशल स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखें, सामंती सामाजिक संरचना को भी ध्यान में रखें। दोनों चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। फ्यूडल शब्द का बार बार क्यों मैं रेफरेंस दे रहा? फ्यूडल शब्द का मतलब क्या है? नहीं, तो जो फ्यूडल, अगर फ्यूडल स्ट्रक्चर होगा तो एक हायरार्की होगी। फ्यूडल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी विशेषता है एक हायरार्की वहां पर होगी, एक श्रेणी क्रम होगा। उस हायरार्की में कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा। वो हायरार्की वहां पर मौजूद। फ्यूडल स्ट्रक्चर और फ्यूडल माइंडसेट की जब बात करते, तो फ्यूडल स्ट्रक्चर अगर होगा नहीं, तो विशिष्ट होने के भाव भी होंगे। नहीं, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी वहां पर मौजूद है। सुपीरियर इंफीरियर का क्लासिफिकेशन होगा और सुपीरियरिटी को मेंटेन करने की वहां पर कोशिश होगी। इस चीज को समझिए। नहीं, सेंस ऑफ डोमिनेशन होगा। सेंस ऑफ डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व की चाह होगी, वर्चस्व की चाह होगी, वर्चस्व की आकांक्षा होगी। ठीक है। अगेन अगर आप जाकर के देखें,
अगेन अगर आप जाकर के देखें तो फ्यूडल स्ट्रक्चर होगा तो और क्या होगा, तो ऐसा समाज जो भी होगा वो स्टैटिक सोसाइटी होगी, जड़ समाज होगा, गतिहीन समाज होगा। ऐसे समाज में गतिशीलता का अभाव। अब अगर हम इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को देखें, इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, तो भारतीय समाज कैसा है, जड़ समाज है एज ए होल। अगर बात करें एक स्टैटिक सोसाइटी, एक गतिहीन समाज है, ठहरा हुआ समाज, और इसकी जड़ता का आधार क्या है, बेसिस ऑफ स्टैग्नेंसी क्या है। तो अगर आप देखें कास्ट सिस्टम, एक दूसरा पैट्रियार्कल माइंडसेट, कास्ट सिस्टम एक कास्ट हायरार्की है। उस कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है, अगर आप देखें इन लूज टर्म्स बात करें तो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड का डिवीजन है नहीं। एक स्टेप नीचे जाएं, एक स्टेप नीचे जाएं तो वहां पर देखेंगे सबसे ऊपर ब्राह्मण दिखाई पड़ेंगे, उनके नीचे क्षत्रिय जो आज राजपूत के रूप में है, तीसरा उसके नीचे वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र दिखाई पड़े, और उसी में एक और निचला पायदान क्रिएट हुआ है अनटचेबल्स का। तो एक इस प्रकार का डिवीजन दिखेगा, एक इस प्रकार के हायरार्की निर्मित होती हुई आती, और यह सोशल डिवीजन जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का आधार तैयार करता है। वह सोशल डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का आधार तैयार करता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, एक दूसरा है जेंडर डिवीजन भी दिखेगा, मेल और फीमेल का। तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, हम विशिष्टता बोध के हिमायती हैं। हमारा जो सोशल कल्चरल माइंडसेट है, हमारा जो सोशल कल्चरल माइंडसेट है, उस सोशल कल्चरल माइंडसेट में प्रिविलेज्ड होने की चाह है, विशेषाधिकार प्राप्त करने की चाह वहां पर है। और यही विशेषाधिकार की चाह क्या करती है, सोशल डिवीजन और सोशल डिवीजन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को का आधार तैयार करती है। नहीं, अगर कहीं पर हम जा रहे हैं, लाइन में लगना है, तो लाइन में लगना ना पड़े इसकी हमारी कोशिश होती है, भीड़ से अलग दिखने की चाह। ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ओवरलुक करके हम विशिष्ट होने का, अपने भीतर जो विशिष्ट होने की चाह है, विशिष्ट होने का भाव है, उस भाव को हम मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये हमारा सोशल कल्चरल माइंडसेट है, और यह अनडेमोक्रेटिक है, यह अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि मेरी जब आपके साथ चर्चा हो रही थी तो अपनी चर्चा के क्रम में हमने क्या कहा, डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अगर वायलेट होगी तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट करना मुश्किल है, और अगर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगा तो उस डेमोक्रेसी के अपने लिमिटेशन।
बातें स्पष्ट हुई। आज भी अगर आप जाकर के देखें, मैंने एक शब्द यूज किया, फ्यूडल पैट्रियार्कल माइंडसेट। हमारे समाज की सोच क्या है? पितृसत्तात्मक सोच। और यह पितृसत्तात्मक सोच क्या करती है? यह पितृसत्तात्मक सोच क्या करती है? यह पितृसत्तात्मक सोच जो है वह कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आधार तैयार करती है। सुपीरियरिटी ऑफ मेल, डोमिनेंस ऑफ मेल को यह पैट्रियार्कल माइंडसेट आधार प्रदान करता है। और यह सुपीरियरिटी, यह डोमिनेंस जो है रिलीजन में भी दिखाई पड़ेगा, यह समाज में भी दिखाई पड़ेगा, यह राजनीति में भी दिखाई पड़ेगा, यह परिवार के भीतर भी दिखाई पड़ेगा। हर जगह यह डोमिनेंस दिखाई पड़ेगा। हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। घर का मुखिया कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? परिवार का जो सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता है वो घर का मुखिया होता है। नंबर 1 नहीं, अगर पिताजी नहीं रहेंगे तो मुखिया कौन होगा? मां नहीं होगी। जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो परिवार का मुखिया होगा। नंबर 1। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग में किसकी अहम भूमिका होती? क्या हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक है? बतलाइए। क्या हमारे पिताजी जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय प्रक्रिया में मां को शामिल किया जाता? हम सब भाई बहनों को शामिल किया जाता? नहीं। फॉर्मूला क्या होता है? आई एम द किंग एंड माई वर्ड इज लॉ। आई एम द स्टेट, माई वर्ड इज लॉ। फॉर्मूला यही होता है ना? नहीं। और आर्बिट्ररी मैनर में तो मैंने कहा था डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो होगा वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और उस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए व्यापक विचार विमर्श होगा, कंप्रिहेंसिव डिस्कोर्स होंगे, डिस्कशंस होंगे। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, तब जाकर के निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फ्यूडल स्ट्रक्चर वाला जो समाज है, फ्यूडल स्ट्रक्चर वाला जो परिवार है, उसमें आपको कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं दिखेगी। वहां पर क्या दिखेगा? वहां पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बजाय इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग दिखेगी। डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया इंडिविजुअलिस्टिक होती है, व्यक्ति निर्णय लेता है और उस निर्णय को सब पर, परिवार के सदस्यों पर, समाज के सदस्यों पर थोप दिया जाता है। इसलिए हमने कहा 2 कंटेक्स्ट में हम देखें, क्या स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक है, क्या हमारे समाज का ढांचा डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, और दूसरा क्या हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है या इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। और इसीलिए सोशल कल्चरल माइंडसेट की बात उठाई। अब एक छोटी सी चीज देखें, एक छोटी सी चीज देखें। कुछ समय पहले तक शनि सिंगापुर मंदिर में, हाजी अली की दरगाह में, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मैंने क्यों कहा कि ये जो पैट्रियार्कल फ्यूडल माइंडसेट है, यह जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, यह रिलीजन में भी डोमिनेंट है, सोसाइटी में भी डोमिनेंट है, परिवार में भी डोमिनेंट है, यह राजनीति में भी डोमिनेंट है, यह इकोनॉमी में भी डोमिनेंट है। बहुत लोगों की शिकायतें ये होती हैं
कि महिला बॉस अगर मिल जाए तो तबाह तबाह कर देती है। शिकायतें होती हैं नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? रीजन? एक ये रीजन है, ठीक है। मेल सॉवरेनिज्म कहीं ना कहीं आ रही आता है। हमारी फ्रेंड जो है DMW है अभी मुंगेर में, ठीक है। तो जब प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में उसका चयन हुआ, जब उसने ज्वाइन किया, तो जब ज्वाइन किया तो बातचीत होती थी, तो उसने बतलाया कि मतलब उसके ऑफिस के स्टाफ जो है उसकी सुनने और उसको तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं थे। और कल आप भी महसूस करेंगे सिलेक्शन के बाद, आप भी महसूस करेंगे सिलेक्शन के बाद, नहीं? और आप भी देखेंगे कि जो मेल हैं, अगर महिला डीएम आ गई या आपके सीनियर सुपीरियर ऑथोरिटी महिला है, तो वैसी स्थिति में आप भी महसूस करेंगे कि आपके रिएक्शंस टाइम टू टाइम जो सामने आएंगे, वो रिएक्शन इसी फॉर्म में सामने आएंगे, नहीं? क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ते जब हम देखते हैं, महिलाओं को जब रूल करते देखते, महिलाओं को जब गवर्न करते देखते, महिलाओं को जब एडमिनिस्टर करते हम देखते हैं, नहीं, तो हमारा मेल ईगो जो है उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता है। हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम सोचने के लिए तैयार नहीं होते। हम ये कल्पना ही नहीं करते कि कोई महिला हमें डोमिनेट कर भी सकती है पत्नी के अलावा। समझ? अरे बदल रही है, तुम्हारे घर में बदली है, कितनी बदली है? हमारे घर में बदली है, कितनी बदली है? मैं भी यहां पर बात कर रहा, ठीक है, डेमोक्रेटिक होने की कोशिश कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक नहीं हूं पर्सनल रिलेशन में, फैमिली के स्तर पर। हाँ, डेमोक्रेटिक होने की कोशिश जरूर करता, सोशल रिलेशन के स्तर पर, ठीक है। बहुत दिखेगा बहुत लिबरल हूं, बहुत ह्यूमन हूं, बहुत सेंसिटिव हूं, ठीक है, लेकिन वो अपने टर्म एंड कंडीशन पर, इसलिए हूं क्योंकि मैं ऐसा होना चाहता हूं। जहां पर लगता है कि सामने वाला कंपेल कर रहा है या बतला रहा है कि ये तुम्हारा लिमिट है, तो वही मेल सॉवरेनिज्म और वही फ्यूडल पैट्रियार्कल माइंडसेट सामने आता है। वही जो सोशल इक्वेशन है, जिस सोशल इक्वेशन में मैं खड़ा हूं, वो सामने आता है। अगर ईमानदारी पूर्वक कहूं, अगर ये बात ईमानदारी पूर्वक मैं कहूं, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है, बदलाव की गति क्या है, बदलाव की प्रक्रिया क्या है, और अगर बदलाव की यही गति रहे, बदलाव की यही प्रक्रिया हो, तो मेल और फीमेल को इस स्तर पर आने में कितने साल लगेंगे, कितने दशक लगेंगे, कितनी शताब्दियां लगेंगी? क्या इमेजिन किया है? बताइए। और एक और चीज है जो आपको बतलाएगा, रिसोर्सेज पर कंट्रोल। रिसोर्सेज पर कंट्रोल किसका है? और इवन अगर आप जाकर के देखें, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी चीजें दिखाई पड़ती, और यह इंटर केवल नहीं है, इंट्रा भी है।
अगर ब्राह्मणों के भीतर ही जाएं तो ब्राह्मणों के भीतर भी आप देखेंगे सब कैटेगराइजेशन आपको दिखाई पड़ेगा। एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते नहीं, उसमें भी अगर आप जाकर के देखें तो उसमें भी आपको सब क्लासिफिकेशन मिलेगा। नहीं, हो सकता है आपकी बिरादरी में, आपके गोतिया, आपके दयाद में हो सकता है कि कोई कमजोर हो, वो अगर आपके दरवाजे पर आएगा आप उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन दूसरी बिरादरी का अगर संपन्न व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आता है आप खड़े हो जाएंगे, उसको कुर्सी देंगे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहां पर है। और इसलिए हमने कहा हमेशा ध्यान रखें, जब तक सोशल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक नहीं होगा, जब तक सोशल कल्चरल माइंडसेट का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगा, तब तक डेमोक्रेसी का मजबूत होना मुश्किल है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं, मंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि में मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1990 में लागू हुई, बीपी सिंह की सरकार ने लागू की। नहीं, इसने इंडियन पॉलिटिक्स के डेमोक्रेटाइजेशन का आधार तैयार किया। अब तक इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेंट पोजीशन पर, अब तक प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में, राज्यों की राजनीति में डोमिनेंट पोजीशन पर मैक्सिमम फॉरवर्ड कास्ट के लोग मौजूद थे। लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के कारण जो है नेतृत्व के स्तर पर पिछड़ों को उभरने का मौका मिला। और पिछड़ों के स्तर पर कौन उभरे? पिछड़ों के स्तर पर कौन उभरे? लालू जी उभरे, बिहार के कंटेक्स्ट में बात करूं, नीतीश जी उभरे, रामविलास पासवान जी उभरे। नहीं, अभी एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन आया। नहीं, और अगर आप उसमें जाकर के देखें तो उसमें सब कैटेगराइजेशन की बात की गई, उसमें एक्सक्लूजन की बात की गई, कौन समर्थन कर रहा है और कौन विरोध कर रहा है। सवाल यह है कि इसका जितना लाभ मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों को मिला, उतना लाभ क्या अति पिछड़ी जातियों को मिला, अन्य पिछड़ी जातियों को मिला। और सोशियोलॉजी के शब्दावली में कहूं तो यादव, कोयरी, कुर्मी भले ही पिछड़ों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी की शब्दावली में ये डोमिनेंट कास्ट हैं, ये प्रभु जातियां हैं। इनको शोषक वर्ग के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, इनको शोषक वर्ग के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। नहीं, पिछड़ों के शोषण के लिए, अति पिछड़ों के शोषण के लिए, दलितों के शोषण के लिए, अछूतों के शोषण के लिए ये उससे कम जिम्मेवार नहीं है जितनी जिम्मेवारी फॉरवर्ड कास्ट की बनती है। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। तो वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है ना। अब इनके डोमिनेंस को देखें, चाहे जीतन राम मांझी चैलेंज करें, चाहे मुकेश सहनी चैलेंज करें, या ऐसे और लीडरशिप उभर करके चैलेंज करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है, हमारा सोशल और कल्चरल माइंडसेट जो है, नहीं, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते तो पूरे मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय को गंगा जल से धोया जाता है। जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए मधुबनी में एक मंदिर में जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है और उसका शुद्धिकरण किया जाता है। यही बतलाता है कि हमारा सोशल कल्चरल माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं है। हमारा सोशल कल्चरल माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं है, यह इंडिकेट करता है। और जब तक सोशल स्ट्रक्चर
डेमोक्रेटिक नहीं होगा, जब तक सोशल कल्चरल माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होगा। या अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक होगा तो उसके डेमोक्रेटिक होने की अपनी सीमाएं होंगी। सेंस ऑफ डोमिनेशन, सेंस ऑफ डोमिनेशन, डिजायर ऑफ डोमिनेशन, प्रभुत्व की चाह, प्रभुत्व की चाह, वर्चस्व की चाह, यह किस ओर ले जाएगी? यह पहचान है अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, अनडेमोक्रेटिक माइंडसेट की। जहां पर भी यह चाह मौजूद है, समझ जाइए कि माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं है, स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक नहीं। इस चीज को समझने की जरूरत है। अब अगर हम जाकर के देखें, क्या हमारा परिवार लोकतांत्रिक है? क्या हमारा परिवार लोकतांत्रिक है? फैमिली स्ट्रक्चर लोकतांत्रिक है? क्या रिसोर्सेज तक सबकी समान पहुंच है? क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबकी भागीदारी है? क्या वहां पर मेल सॉवरेनिज्म मौजूद नहीं है? क्या वहां कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है? तो मोस्ट ऑफ द केस में इसका जवाब क्या आएगा? नहीं। रिलेशनशिप के स्तर पर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? टकराव और संघर्ष जो है, टकराव और संघर्ष के कारण क्या है, बतला सकते? वन टू वन रिलेशन में भी टकराव होते, संघर्ष होते, पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच, बाप बेटी के बीच, मां बेटे के बीच, मां बेटी के बीच, भाई बहन के बीच, दोस्तों के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच, या अदर जो भी रिलेशन होते, कन्फ्लिक्ट है वहां या नहीं है? नहीं, वो कम हो सकता, वो ज्यादा हो सकता। उस कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, कोई बतला सकते आप में से? मतलब अगर कहें तो हर जगह एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की चाह है, डिजायर टू डोमिनेट। वो चाहता है कि उस रिलेशनशिप को हम लीड करें। ऐसा होता है या नहीं? नहीं। और जैसे ही ये डिजायर आता है, संबंध डेमोक्रेटिक रह जाते। संबंध के डेमोक्रेटिक होने का मतलब क्या है? रिलेशनशिप एट इक्वल फुटेज, समानता के धरातल पर अगर संबंध निर्मित हुआ है, समानता के धरातल पर अगर वह संबंध निर्मित हुआ है, तो संबंध का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा। और अगर संबंध में इक्वलिटी के बेसिक स्पिरिट को रिलेशनशिप वायलेट करता है, डिजायर टू डोमिनेट है, तो वह संबंध डेमोक्रेटिक नहीं होगा। वह संबंध कैसा होगा? वह संबंध अनडेमोक्रेटिक होगा। नहीं, बातें स्पष्ट हुई है। अब अगला प्रश्न हमारा है, क्या हम लोकतांत्रिक हैं? आर वी डेमोक्रेटिक? क्या हमारी सोच लोकतांत्रिक है? सोच करके देखें।
नहीं, हम कर पाए या ना कर पाए, हमारी कोशिश क्या होती है? डोमिनेट करने की होती है या नहीं? उसको हम जमीनी धरातल पर उतार पाए या ना उतार पाए, ये बात अलग है, लेकिन कोशिश तो हमारी यही होती है, नहीं? तो सवाल यहां पर यह उभर कर आता, तो हम डेमोक्रेटिक कहां रह गए? अगर हमारी कोशिश है, डिजायर टू डोमिनेट हमारे भीतर मौजूद है, वर्चस्व स्थापित करने की चाह हमारे भीतर मौजूद है, तो वो तो हमारे एक्ट को प्रभावित करेगी वो चाह, नहीं? और जब हमारे एक्ट उस चाह से प्रभावित होंगे, गाइडेड होंगे, डोमिनेटेड होंगे, तो आपको लगता है हमारे एक्ट डेमोक्रेटिक रहेंगे? बतलाइए। नहीं? क्या हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट डेमोक्रेटिक है? बतलाइए। क्या इस पर बड़ी जोर की हंसी छूट गई? अपने ग्रेजुएशन डेज में एक टीचर से मैं मिला, ठीक है? तो संयोग से वो हमारे कॉलेज के टीचर नहीं थे, हमारी एक मैडम थी, उनके मित्र थे। नहीं, तुम भी बोल सकती हो, कोई जरूरी नहीं है पल्लवी ही बोले, ठीक है? तो संयोग से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो कुछ क्लासेज उनके अरेंज किए गए, तो कॉलेज में तो किए नहीं जा सकते थे, बवाल हो जाता। तो दिल्ली का एक बदनाम इलाका है, बदनाम गार्डन है, लोधी गार्डन, जहां पर प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं। तो हम लोगों का शेड्यूल फिक्स हुआ कि उसी लोधी गार्डन में क्लास लिए जाएंगे। तो 2 दिन 4-4 घंटे का क्लास वहां पर हुआ, और उनका नाम था नीलांजन सरकार। तो जब हम लोगों की मुलाकात हुई, जब हम लोगों ने सर कहा, जब हमने ग्रीट किया, तो शार्पली रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, डोंट से मी सर, से मी नीलांजन, हाउ आर यू? ठीक है, से मी नीलांजन, हाउ आर यू? मतलब 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये सर और मैडम जो है ना, इसका संबंध सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और सेंस ऑफ इंफीरियरिटी से जाकर जुड़ता है। मतलब एक हायरार्की क्रिएट करता है, एक हायरार्की क्रिएट करता है, और इस मामले में थोड़े से वामपंथी बेहतर है, कम से कम वो उस हायरार्की को चैलेंज करते हैं माइंडसेट के स्तर पर भी, ठीक है? एक्ट में ला पाएंगे ना ला पाएंगे, ये एक डिफरेंट चीज है, समझे? लेकिन वो उस हायरार्की को चैलेंज करते। एक हम लोगों के टीचर थे राजीव भैया हम लोग कहते हैं, दयाल सिंह कॉलेज में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरे ख्याल से अब तो रीडर बन चुके हैं या प्रोफेसर। तो संयोग से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, सिलेबस चेंज हुआ, तो हिंदी लिटरेचर के नए सिलेबस पर स्टडी में मणिकांत सर के साथ मैंने ही जोड़ा उनको। तो जब उनका क्लास समाप्त हुआ तो हम लोग चले, तो वो रुके, पान की दुकान पर सिगरेट ली उन्होंने और हमारी तरफ बढ़ा दिया, लो पियो, शर्माओ मत, सब ठीक। तो झेप गए हम लोग, क्योंकि मतलब ये लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था जब किसी टीचर ने नहीं सिगरेट ऑफर किया। यद्यपि उस समय तक पीता नहीं था, सब छोड़ चुका था, ठीक है। बट मैं ये चीज कह रहा, ये चीज बतला रहा हूं कि आप इस चीज को समझें, डेमोक्रेसी शब्द जो है
और डेमोक्रेसी का दायरा जो है वो केवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो स्टेट ऑफ माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रूली डेमोक्रेटिक हम तब होंगे जब हमारी सोच डेमोक्रेटिक होगी, जब हमारा व्यवहार डेमोक्रेटिक होगा, तभी हम डेमोक्रेटिक संबंधों का निर्माण करेंगे, तभी हमारा पारिवारिक ढांचा डेमोक्रेटिक होगा, तभी हमारा पारिवारिक संबंध डेमोक्रेटिक होगा, तभी हमारा समाज डेमोक्रेटिक होगा, और तभी हमारे सोशल कल्चरल माइंडसेट का डेमोक्रेटाइजेशन होगा। और जब तक हमारे सोशल कल्चरल माइंडसेट का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होता, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होने वाला है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है लिमिटेड रिलीफ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अब सोच करके देखें ना, अभी महाराष्ट्र की एक घटना है, अभी कलकत्ता की घटना चर्चा में है नहीं, एट द सेम टाइम जो है बिहार में मुजफ्फरपुर में भी घटना घटी। कितने नेता को जाते देखा है कलकत्ता को लेकर के जो चिंतित, कितने को प्रश्न उठाते देखा है, किस मीडिया में मुजफ्फरपुर की घटना पर चर्चा सुनी। उत्तराखंड में यह घटना घटी है, होटल वाला कांड जो है, अभी जस्ट महाराष्ट्र में घटना घटी है, बंगाल की ही चर्चा क्यों? रीजन बिहाइंड दैट, तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, क्या यह डेमोक्रेटिक है? या सेलेक्टिव मैनर में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम चीजों को चुन रहे हैं? और एक प्रश्न, यह बात ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न पप्पू यादव जी ने जेन्युइन प्रश्न उठाया है और मैं उस प्रश्न से इत्तेफाक रखता हूं। क्या कारण है कि किसी निर्भया के साथ बलात्कार होता तो पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, पूरी मीडिया खड़ी हो जाती है? कलकत्ता के एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होता, पूरा देश और पूरी मीडिया खड़ी हो जाती है? नहीं, लेकिन उससे ज्यादा दरिंदगी आए दिन होते रहते, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। क्या वहां पर क्लास स्ट्रक्चर काम कर रहा है? अपर क्लास के प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास के प्रॉब्लम, एजुकेटेड मिडिल क्लास के प्रॉब्लम है, लेकिन लोअर क्लास के अगर प्रॉब्लम उभर करके सामने आ रहे हैं तो उसके प्रति कोई कंसर्न नहीं। क्या ये एलिटिस्ट माइंडसेट को रिप्रेजेंट नहीं करता? और क्या यह इंडिकेट नहीं करता कि हमारे कंसर्न भी डेमोक्रेटिक नहीं है? क्योंकि जब सोशल कल्चरल माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो हमारे कंसर्न डेमोक्रेटिक कहां से होंगे? यह प्रश्न एक अहम प्रश्न है और इस प्रश्न को हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, कंक्लूसिवली जो मैं कहना चाहता, कि रियल डेमोक्रेसी तब तक संभव नहीं है, ट्रू डेमोक्रेसी तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, जब तक हमारे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक ना हो। संस्थाओं और संगठनों का लोकतांत्रिक होना, उसकी संरचना का लोकतांत्रिक होना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का डेमोक्रेटिक होना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डेमोक्रेटिक होना, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग का डेमोक्रेटिक होना, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग का डेमोक्रेटिक होना, यह असली लोकतंत्र की पहचान है, सच्चे लोकतंत्र की निशानी है।
बिना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खड़ा किए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं किया जा सकता। और यही वह बिंदु है, यही वह बिंदु है जिस बिंदु के परिप्रेक्ष्य में आज आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग हो रही है या वीकनिंग हो रही है, भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है या भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, अगला बिंदु अगर मैं कहूं डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो सर्टेन आइडियल्स के लिए भी डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल होता है। सर्टेन आइडियल्स के लिए भी डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल होता है। सर्टेन आइडियल्स में अक्सर इंडियन डेमोक्रेसी को चैलेंज हम करते हैं ना, भारत में लोकतंत्र है, इसको चुनौती देते हैं ना, किन आधारों पर? उन्हीं आदर्शों के आधार पर। भारत में भूख है, भारत में गरीबी है, भारत में अभाव है, भारत में बेरोजगारी है, भारत में अशिक्षा है, और इन तमाम चीजों के रहते हुए जो है लोकतंत्र की मजबूती की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कई बार यह कहा जाता है कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। जब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, वो सोशल अपॉर्चुनिटी हो, वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हो। बिना इक्वल अपॉर्चुनिटी के, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के आइडियल्स से हम डेमोक्रेसी को संबद्ध करके देखते हैं। रिसोर्सेस तक इक्वल एक्सेस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन तक इक्वल एक्सेस होना चाहिए। easy and equal access to education, easy and equal access to health। इसके बिना डेमोक्रेसी की मजबूती की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आप थोड़ा सा समझें फिर इस बात को। चुनाव में आप जब भी चुनाव होता है आप सुनते होंगे इतने कैश पकड़े गए। क्यों कैश पकड़े गए? रीजन एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन की मैं चर्चा करना चाहूंगा। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से 52-53 हजार वोट से हारे। 52-53,000 वोट से हारे। और अगर मौका मिले तो एक स्पीच जरूर सुनिएगा। केएल शर्मा जो अमेठी से इस बार सांसद बने हैं, उनका फर्स्ट स्पीच पार्लियामेंट में रहा है। मेरे ख्याल से 12 या 13 मिनट का स्पीच है, वो सुनने वाला स्पीच है। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार हमारे पास जानकारियां नहीं होती। सारी जानकारी हमारे पास हो ही ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं, एक लाइन में हम लिख देते कि नेहरू गांधी फैमिली इतने समय से अमेठी को लीड कर रही है और तब भी अमेठी पिछड़ा का पिछड़ा है, कहा जाता है ना। उस स्पीच को सुने, इसको काउंटर नहीं किया गया है, लेकिन अमेठी की अभी क्या स्थिति है उसके बहाने ये चीजें सामने आ रही। तो एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि आखिर राहुल गांधी चुनाव हारे कैसे। ठीक है, और यह भारतीय लोकतंत्र की विडंबना और भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी की ओर इशारा करता है। नहीं, स्टेट में भी पावर में बीजेपी है, सेंटर में भी पावर में बीजेपी है। ठीक है, स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ रही थी और राहुल गांधी कांग्रेस के कैंडिडेट थे।
राहुल गांधी का भी पैसा वहां पहुंचता है बंटने के लिए, नहीं, स्मृति ईरानी का भी पैसा पहुंचता है, नहीं, प्रशासन के सहयोग से राहुल गांधी के जितने सोर्स थे वहां पर, जिनके मीडियम थे, जिनके माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूट होता, उसको या तो तोड़ लिया गया, अपने तरफ मिला लिया गया, या उसको ब्लॉक कर दिया गया। और चूंकि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए ये रूमर फैलाया गया कि चूंकि राहुल गांधी को पता है अमेठी से हम हार रहे हैं, इसलिए वो वायनाड चले गए हैं, इस बार पैसा नहीं आया है। और अल्टीमेटली जो है इसने उनकी चुनावी हार में अहम भूमिका निभाई। तो एक व्यक्ति जो इतने समय से अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक व्यक्ति जिसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसको भी चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है। मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं, क्या मुझे कोई पैसा देगा वोट के लिए? तो क्या पैसा लेकर मैं वोट दूंगा? किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। और अब तक जितने को सपोर्ट किया है, अपने पॉकेट से खर्च करके सपोर्ट किया है, किसी की एक कप चाय नहीं पी। तो आप इस बात को समझें, जो बात हमने कही कि लोकतंत्र को समानता के आदर्श से संबद्ध करके देखा जा सकता, और यह असमानता है जो मनी पावर के रोल को क्या कर रही है, चुनावी प्रक्रिया में बढ़ा रही है। आपके वोटों को पैसे की बदौलत खरीदा जाता है, नहीं? और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो झुग्गी झोपड़ियां जितनी हैं या लोअर स्टेटा के लोग जहां पर भी हैं, खुल करके पैसा चलता है, पैसा चलता है, दारू चलता है, मुर्गा चलता है, अन्य तमाम प्रकार की चीजें बांटी जाती हैं। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी जो है वो ए सेट ऑफ आइडियल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और आ सेट ऑफ आइडियल्स के बिना फिर डेमोक्रेसी की बहुत अहमियत नहीं रह जाती। अगेन अगर हम जाकर के देखें, नहीं, एक और चीज मैं चर्चा करूंगा, वही है कि डेमोक्रेसी की मजबूती जो है सिविल सोसाइटी पर डिपेंड करती है। जो सभ्य समाज है, नहीं, हमेशा ध्यान के सभ्य समाज का मतलब सिविल सोसाइटी का मतलब, सिविल सोसाइटी के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे? कल भी हमने चर्चा की थी, और कल चर्चा करते हुए हमने क्या बतलाया था? कल की जो हमारी चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के क्रम में हमने यह बतलाया था विस्तार से कि डेमोक्रेसी मजबूत होगा या कमजोर होगा, डेमोक्रेसी की मजबूती या कमजोरी, इसका सीधा संबंध किससे जुड़ता है? अवेयरनेस ऑफ सिटीजन। नागरिकों की जागरूकता से जुड़ता है। जिस देश और जिस समाज के नागरिक अवेयर होंगे, सजग होंगे, जागरूक होंगे, आप इस बात को समझें। अवेयरनेस ऑफ सिटीजनशिप का मतलब क्या है?
पहला प्रश्न, और ये अवेयरनेस आएगा कहां से? पहला प्रश्न, अवेयरनेस ऑफ सिटीजन का मतलब क्या है, और दूसरा प्रश्न, ये अवेयरनेस आएगा कहां से? तो इस बात को ध्यान रखें, अवेयरनेस का सीधा सीधा संबंध किससे जुड़ता है? एजुकेशन से जुड़ता है, एजुकेशन से जुड़ता है। और एजुकेशन की बात में केवल जिस एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूं, एजुकेशन इन बोथ फॉर्म की बात कर रहा हूं, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा का स्वरूप औपचारिक भी हो सकता है, शिक्षा का स्वरूप अनौपचारिक भी हो सकता है। और एक बात कही जाती है, शिक्षित बने साक्षर नहीं, शिक्षित बने साक्षर नहीं, बी एजुकेटेड डोंट बी लिटरेट। हर व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता है वह शिक्षित नहीं है, उसको हम साक्षर कहेंगे। हर व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता है, जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, जो समझ सकता है, उसको हम साक्षर कहेंगे, शिक्षित नहीं। शिक्षित कौन है? शिक्षित कौन है? हु इज एजुकेटेड? शिक्षा हमें संस्कारित करने का काम करती है, शिक्षा हमें संस्कारित करने का काम करती है। अ टूल ऑफ कल्चराइजेशन है एजुकेशन, जो है हमें कल्चर्ड बनाती है, नहीं? और जब शिक्षा संस्कारित करेगी तो हमारी सोच को प्रभावित करेगी, हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगी, हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करेगी। और इसलिए हमने कहा एजुकेशन का अवेयरनेस से बड़ा गहरा संबंध है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न उठता है, कैसे एक अवेयर सिटीजन ट्रू डेमोक्रेसी को लाने में कैसे हेल्पफुल है? अब पहला प्रश्न उठता, अवेयरनेस का मतलब क्या है? अगर हम अवेयर सिटीजन हैं तो अपने राइट्स को लेकर के भी हम अवेयर होंगे और अपने ड्यूटीज को लेकर के भी अवेयर होंगे, अपने अधिकारों को लेकर के भी सजग होंगे और अपने कर्तव्यों को लेकर के भी सजग होंगे। हम इस बात को समझेंगे कि बिना कर्तव्य के अधिकारों की कोई अहमियत नहीं होती। अधिकार अकेले नहीं आते, राइट्स अकेले नहीं आते, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी आती है। बोथ आर द राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड ऑफ कॉइन्स। सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर एक अवेयर सिटीजन है तो हम अपने राइट्स के प्रति कॉन्शियस होंगे, हम अपने राइट्स के प्रति असर्टिव होंगे, हम अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, हम अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति तत्पर होंगे, हम अपने अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, एट द सेम टाइम अगर हम अवेयर सिटीजन हैं तो अपने कर्तव्यों के प्रति भी हम सजग होंगे। और तीसरी बात, एजुकेटेड होने और अवेयरनेस का मतलब क्या है? बीइंग एजुकेटेड मीन्स विजडम,
अच्छे और बुरे की हमें पहचान होगी। नहीं, अच्छे को हम स्वीकार करेंगे, अच्छे को हम इंडोर्स करेंगे, अच्छे को हम प्रमोट करेंगे, और जो बुरा है हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। नहीं, समर्थन और विरोध के बिना लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है क्या? मतलब कई बार आप देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करें। मतलब कई बार चिंतित होता हूं, चीजें परेशान करती हैं। आज जिन लोगों को कलकत्ता की घटना की चिंता है, जो उसको लेकर चिंतित हैं, क्या रियलिटी है मैं नहीं कह सकता, मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन दो तरह के वर्जन आ रहे हैं और दोनों ही उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, लेकिन आज जो लोग उस घटना को लेकर के चिंतित हैं, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं, हथरस में बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। बलात्कारियों को जब जमानत मिलती है तो फूल और मालाओं से ऐसा स्वागत किया जाता है, ऐसा प्रोसेसन निकाला जाता है जैसे कि वो आजादी की लड़ाई लड़कर के लौटे हो। ये चीजें चिंतित करने वाली हैं, हम इस चीज को समझें। ऐसी विभत्स घटनाओं का जब राजनीतिकरण होता है, पॉलिटिसाइजेशन होता है, चाहे वो पॉलिटिसाइजेशन किसी के द्वारा किया जाए, वो पक्ष हो वो विपक्ष हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि वैसी स्थिति में हम मूल समस्या से दूर हट जाते, और जब सेलेक्टिव मैनर में हम साइडिंग करते हैं तो वही एक अवेयर सिटीजन के रूप में हमारी जो ड्यूटी है, क्योंकि अवेयर सिटीजन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करने के लिए सोशल स्ट्रक्चर के भी डेमोक्रेटाइजेशन के लिए काम करेगा, सोशल कल्चरल माइंडसेट के भी डेमोक्रेटाइजेशन के लिए काम करेगा। यह अवेयर सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, अनअवेयर सिटीजन की तुलना अवेयर सिटीजन की जिम्मेवारी अधिक है। अनअवेयर सिटीजन की तुलना अवेयर सिटीजन की जिम्मेवारी अधिक है, जिम्मेदारी ज्यादा है। हम इस बात को समझने की कोशिश करें और इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। और इसी के कंटेक्स्ट में मैं कहूंगा, मैंने शब्द यूज किया सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के अंतर्गत कौन लोग आएंगे? वे लोग आएंगे, वे संगठन आएंगे। सिविल सोसाइटी के अंतर्गत उन लोगों को हम रखेंगे, उन संगठनों को हम रखेंगे जिनमें सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो एजुकेटेड हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हैं, जो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को स्वीकार करते हैं। और केवल वे अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, एक सिटीजन के रूप में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वाह के लिए जो प्रयत्नशील भी है।
ये जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी जानने और समझने में सक्षम है। Who is able to know, who is able to understand, और जिससे हम अपेक्षा करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो सिविल सोसाइटी हैप्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की मजबूती में, लोकतंत्र की प्रभावशालीता को सुनिश्चित करने में सिविल सोसाइटी की भी अहम और निर्णायक भूमिका। अब जैसे समझें, अभी 3 दिन पहले यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के 45 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए नहीं, और उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद आप देखेंगे उस नोटिफिकेशन के प्रति व्यापक प्रतिक्रिया हुई। और यह केवल पॉलिटिकल रिएक्शन सामने नहीं आया, यह सिविल सोसाइटी की ओर से भी रिएक्शन सामने आया नहीं। क्योंकि कल के डेट में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कल के डेट में बिहार सरकार यह निर्णय ले ले कि इस रैंक से ऊपर के पोस्ट लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाएंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट प्रभावित होगा या नहीं। कल अगर आप सेलेक्ट होते एसडीएम के रूप में, कल अगर आप सेलेक्ट होते डिप्टी एसपी के रूप में, कल आप सेलेक्ट होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर फिनांस के रूप में, तो कल आपका प्रोस्पेक्ट इसके कारण प्रभावित होगा या नहीं, बतलाइए। इतनी जद्दोजहद करके जा रहे हैं आप, इतने संघर्ष के पश्चात आप जा रहे हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें, केवल आपका प्रोस्पेक्ट प्रभावित नहीं होगा। जैसे अभी जो एग्जामिनेशन प्रोसीड्योर है, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का हो या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, तो अगर उसमें आप देखें तो रिजर्वेशन का एक मैकेनिज्म है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड, जहां सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, अब तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी उसमें जोड़ दें, तो उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन के मैकेनिज्म को डेवलप किया गया। लैटरल एंट्री में तो रिजर्वेशन का कोई मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा। तो ये तो सोशल जस्टिस का जो बेसिक स्पिरिट है, उस बेसिक स्पिरिट को भी वायलेट करता है, उस बेसिक स्पिरिट के भी अगेंस्ट है या नहीं है। और तीसरी चीज, लैटरल एंट्री से होगा क्या? वही होगा जो अभी सेबी के केस में हुआ, वही होगा। आप इस बात को समझें, उर्जित पटेल कभी रिलायंस से जुड़े हुए थे, उठा करके उनको रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया नहीं, तो क्या रिलायंस के साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी समाप्त हो जाएगी? और क्या यह प्रॉक्सिमिटी आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनके निर्णयों को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? कॉर्पोरेट सेक्टर से उठा करके आप ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं, ये तो जस्ट लाइक है
कि आप गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में कॉर्पोरेट्स के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एंट्री दे रहे हैं जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के प्रति सेंसिटिव है, जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करेगा। और अगर ऐसा होता है तो मास कहां जाएगी, यह एक अहम प्रश्न है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ऑपोजिशन ने और सिविल सोसाइटी ने भी उस लैटरल एंट्री का जमकर के विरोध किया, और परिणाम क्या होता है, 48 घंटे के अंदर उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाता है, वापस लिया जाता है, उसको विड्रॉ किया जाता है, उसको वापस लिया जाता है। क्योंकि हमेशा यह चीज ध्यान रखें, वो चीज तो ये सिविल सोसाइटी का रोल होता है, ये सिविल सोसाइटी का रोल होता है। आज SC ST रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में जो क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के विचार आए, या सब कैटेगराइजेशन के जो सुप्रीम कोर्ट के सजेशन आए, पॉलिटिकल पार्टी तो यहां तक कि भाजपा ने जो है उस सजेशन को ओवर रूल कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता उसकी जरूरत है या नहीं। और इस मसले पर अगर आप जाकर के देखें तो सिविल सोसाइटी भी दो पार्ट में बटा हुआ है। सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा है जो यह कहता है कि यह सब कैटेगराइजेशन जरूरी है, क्योंकि बिना इस सब कैटेगराइजेशन के जो टारगेटेड ग्रुप है, टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचना मुश्किल होगा। अगर हम सब कैटेगराइजेशन करते तो टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक पहुंच कंपैरेटिवली बेहतर होगी। हो सकता है हम, जैसे मैं अपने पर्टिकुलर की बात करूं, मैं क्रीमी लेयर की संकल्पना से सहमत नहीं, और मैं केवल SC ST के कंटेक्स्ट में नहीं बात कर रहा, मैं OBC के कंटेक्स्ट में भी बात कर रहा। ये यूजलेस और मीनिंगलेस है जिस तरह से क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया फिक्स, इनकम क्राइटेरिया फिक्स किया गया। भारत में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं जिनकी पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है? बतला सकते हैं आप में से कितने % ऐसे होंगे? और उससे कम वाले को, सबको आपने क्या मान लिया, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती है। क्या खेल चल रहा है? मैं इसको खेल समझता हूं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि क्रीमी लेयर के उस इनकम क्राइटेरिया को लोअर करे। अब तो 12 लाख करने की बात हो रही है और डिमांड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे जो प्रभावित समूह होगा उस कैटेगरी का, वह सोशली डोमिनेंट है, वह इकोनॉमिकली डोमिनेंट है, वह पॉलिटिकली डोमिनेंट है अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज में। और चूंकि वह सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट है, इसलिए उसके पॉलिटिकल फॉल आउट होंगे। इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है उसको पेसिफाई करने के लिए बार बार क्रीमी लेयर को अपवार्ड मूव करवाने की, इनकम लिमिट को अपवार्ड मूव करवाने की बात की जाती है। तो अगर आप जाकर के देखें तो आप इस चीज को समझें, आपके लिए यह क्लास परीक्षा पास करने के लिए, मेरे लिए यह क्लास परीक्षा पास करने के लिए नहीं। अगर आप एक अवेयर सिटीजन नहीं बन सके तो कल आपका सिलेक्शन भी हो जाए तो आप समाज के लिए बर्डन ही रहेंगे, समाज के लिए कभी भी आप हेल्पफुल नहीं हो सकते, बेनिफिशियल नहीं हो सकते। ये पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं। नहीं, और लास्ट बिंदु जो मैं कहना चाहूंगा, जब मैं बात कर रहा, आप में से कितने लोग हैं जो राजनीति में जाना चाहेंगे? हम सब क्या चाहते हैं? जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। तब एग्जैक्ट मैं जान रहा हूं ना,
प्रशांत किशोर की तरह पॉलिटिशियन बनोगी? नहीं, या आज के पॉलिटिशियन की तरह केवल प्रशांत किशोर को ही दोष क्यों दे? नहीं, बस प्रशांत किशोर ने इतना किया है कि वो लवादा उतार दिया है समाज सेवा का। उन्होंने राजनीति को भी कॉर्पोरेट के तरीके से संचालित करने की कोशिश वो कर रहे हैं। सब करते आखिर वही नहीं। हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, नहीं चाहते आज के भारत के जो हालात हैं, लेकिन सब उसके साथ एक और विश करते हैं, हमारे घर में न पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। नहीं? सवाल यह उठता, अवेयर सिटीजन का मतलब हम अपने रोल, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम अपनी ड्यूटीज के प्रति भी अवेयर हो। और केवल अवेयर नहीं हो, अवेयरनेस का मतलब यह है कि हम उसके निर्वाह के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हो। सवाल यह उठता कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग कैसे संभव होगी? जब हम यह परसेप्शन बना लें कि राजनीति बुरी चीज है, राजनीति अच्छी नहीं है, हमें यह धारणा बदलनी होगी और हमें अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना होगा। बिना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किए, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब जो है चुनाव लड़ना ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का पहला स्टेज है, हमें राइट टू वोट है, मतदान का अधिकार दिया गया है। 5 साल में नॉर्मली 3 ओकेजन आते हैं जब हमें राइट टू वोट को के प्रयोग का मौका मिलता है। क्या देश और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, क्या हम 5 साल में 3 बार राइट टू वोट के इस्तेमाल के लिए जिस रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या 3 बार उस रिसोर्सेज के कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते? क्या हम अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप जाकर के देखिए, जिसको आप कहते हैं बड़े घर की बड़ा घर, नहीं, उस घर की महिलाएं वोट करने नहीं जाती, पढ़े लिखे लोग वोट नहीं करने जाते, शहरों में रहने वाला जो क्लास है वो वोट करने नहीं जाता। शहरों में वोटिंग परसेंटेज लोअर होता है। लोअर स्टेट ऑफ पीपुल जो है, लोअर स्टेट ऑफ पीपुल जो है, अगर आप वहां पर जाकर के देखें, वहां के वोटिंग परसेंटेज हाइयर होते। मैटर ये नहीं करता। जो अभी अवेयर सिटीजन सोसाइटी की बात कर रहा था, अवेयर सिटीजन की बात कर रहा नहीं। दूसरा अवेयरनेस का दूसरा स्तर, जैसे पहली बार अगर आप मुझसे पूछे तो 2019 में चुनावी राजनीति में मैं खुल करके सक्रिय हूं, और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने यह निर्णय लिया कि एक्सेप्शनल केस छोड़ दें, तो अब किसी का प्रचार नहीं करेंगे। यह निर्णय हमने लिया। एक्सेप्शनल केस छोड़ दें इसलिए रखा क्योंकि अखिलेश सर भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, या ऐसे लोग इन फ्यूचर, ठीक है, तो वो स्पेस बचा रहे, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, यह चीज निर्धारित किया है कि चुनाव के समय कम से कम लास्ट 5 डेज हमारी मौजूदगी हमारे होम प्लेस पर रहेगी, और हमारा काम होगा वोटर को अवेयर करना। यह नहीं बतलाना तुम किसको वोट दो, लेकिन यह जरूर बतलाना कि तुम्हारे वोट का क्या वैल्यू है। अपने वोटिंग राइट का सोच समझकर इस्तेमाल करो। और जब वोट मांगने लोग तुम्हारे पास पहुंचते हैं तो उनसे पूछो कि हम आपको वोट क्यों दें।
ये प्रश्न पूछो। अगर पहले वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं तो उनसे ये पूछो कि आपने देश और समाज के लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। दो ही हो सकता है, एक इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में हमारे लिए क्या किया आपने, और दूसरा समाज के लिए क्या किया। अब तो एक तीसरी कैटेगरी भी हो गई कि हम ये देखते हैं कि चलो कुछ हमारे लिए नहीं किया, समाज के लिए नहीं किया, तो समाज के लिए नुकसान तो नहीं किया। अब ये भी एक कैटेगरी हो गई। ये लोकतंत्र की विडंबना है, डेमोक्रेसी का ये पैराडॉक्स है। इस बात को समझिए। अगर प्रशांत किशोर जैसे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम माइग्रेशन को रोक देंगे, तो उनसे यह पूछिए कि क्या माइग्रेशन बुरा है, और माइग्रेशन को रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, उसका रोड मैप आपके पास क्या है। आप ही ने तो अच्छे दिन डिजाइन किए थे, साल भर में 2 करोड़ रोजगार आप ही ने डिजाइन किए थे। ये सारे फॉर्मूले जो है आप ही के डिजाइन किए हुए थे। तो आप रोड मैप बतलाइए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं यानी? तो एक चीज मैं कहूंगा, पॉलिटिकल कंसेशनेस सिटीजन्स के जो, या पॉलिटिकल कंसेशनेस भी डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूरी है। बिना इस पॉलिटिकल कंसेशनेस के, और इसलिए राजनीति में भागीदारी से परहेज नहीं करें। ओलंपिक के बारे में सुना है? नहीं? ओलंपिक का बेसिक स्पिरिट क्या है, बताएंगे कोई? ओलंपिक का बेसिक स्पिरिट क्या है? पार्टिसिपेशन पर जोर होता है, जीतने पर जोर नहीं होता। होता है ना? भागीदारी पर जोर होता है ना, या जीतने पर जोर होता? भागीदारी, पार्टिसिपेशन के बेसिक स्पिरिट से ओलंपिक का पूरा आइडिया संचालित है। ठीक उसी प्रकार राजनीति और राजनीतिक प्रक्रिया में निश्चित तौर पर भाग ले, मौका मिले तो चुनाव भी लड़े, परहेज मत करें चुनावी राजनीति से, और चुनाव में भाग ले सिर्फ जीतने के लिए नहीं, राजनीति को बेपर्द करने के लिए वो उसमें भाग ले। हां, आत्ममोह से बचे। एक समस्या होती है नहीं कि अक्सर ऐसे लोगों में यह समस्या आती है कि हमको लगता है एक हम ही हैं, बाकी सारी दुनिया चोर है। ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि डेमोक्रेसी इस मायने में अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से अलग है, क्योंकि यहां पर सिटीजन्स के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का स्कोप होता है। राजनीति में नागरिकों की भागीदारी होती है, राजनीति में नागरिकों की हिस्सेदारी होती है, शासन में नागरिकों की हिस्सेदारी होती है। और जब तक अपनी इस भागीदारी के प्रति नागरिक सजग होंगे, तब तक लोकतंत्र को मजबूती दी जा सकती है। भागीदारी का तत्व जितना कमजोर पड़ेगा, राजनीति कमजोर पड़ेगी, क्योंकि आपकी वह भागीदारी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगी। आज सोच करके देखें ना, आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, सोच करके देखें कि ब्रॉडकास्टिंग बिल को विड्रॉ किया गया ना, क्या सिविल सोसाइटी अगर विरोध नहीं करती तो क्या विड्रॉ कर लिया जाता? हमेशा ध्यान रखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच लोकतंत्र की बुनियादी शर्त। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है? और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अपने भीतर समाहित करता है राइट टू नो,
जानकारी हासिल करने का अधिकार। राइट टू नो का यह अधिकार नहीं होता तो हमें पता चलता कि बेतिया में प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई थी उसमें 24 करोड़ खर्च हुए, और वो 24 करोड़ आए कहां से? तो रेलवे समस्तीपुर मंडल को जो डिफरेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो राशि मिली थी उस राशि को वहां से ट्रांसफर किया गया, और उस राशि का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की सभा के लिए हुआ। और अगर हुआ, ये इंफॉर्मेशन तो आरटीआई एक्ट के जरिए हासिल हुआ, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहां रहा? प्रश्न तो उठना चाहिए। और ये तो एक मामला प्रकाश में आया है, ऐसा पूरे देश में हुआ होगा नहीं? तो इसलिए हमने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं, कहीं घर के भीतर से लेकर के घर के बाहर तक, देश और समाज तक। तो जब हम, इसलिए हमने कहा कि डेमोक्रेसी केवल एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। डेमोक्रेसी जो है एक माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, एक सेट ऑफ आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए डेमोक्रेसी को लिमिटेड सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए। यहां तक में कोई प्रश्न किसी भी रूप में? तब आज तो यही खत्म हो गया। कल हम शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता में साझेदारी को डिस्कस करेंगे, और डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में हम उसको, डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में शेयरिंग ऑफ पावर को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज यहीं पर मैं रोकूंगा। थैंक्स अ लॉट। कल हो सकता है, कल परसों तरसों साइंस के क्लास हो, वो ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।